हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं बात कर रही हूं अपने सीबीएसई क्लास 10th कोर्स ए पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बेटा मैं लेकर आई हूं आपके लिए हिंदी सैंपल पेपर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो कि सीबीएसई द्वारा 2026 के लिए रिलीज किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि जो कोड क्या है। तो 002 आपका कोड रहता है, क्लास 10th सीबीएसई कोर्स ए 002। अब चलते हैं कि जब आपके पास प्रश्न पत्र आएगा और जैसे ही आपके पास प्रश्न पत्र आएगा वो दिखाई कैसे देगा। देखिए, सबसे पहले लिखा रहेगा कि ये सामान्य निर्देश, निर्धारित समय 3 घंटे रहेंगे और अधिकतम अंक रहेंगे 80। अब भाई 80 नंबर की बात है और समय है 3 घंटे, तो बहुत सही है। अब देखिए क्या करना है बेटा, इन 3 घंटों में हमें बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न का समाधान करना है ताकि हम पूरे 80 में से 80 नंबर ला सकें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इन सामान्य निर्देशों का। मैं एक बार कहूंगी, हमेशा कहती हूं आपसे कि सामान्य निर्देशों को लाइटली मत लेना। सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना और ध्यान में रखते हुए आगे के प्रश्नों का हल करना। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो। पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं। 4 खंड हैं, का, खा, गा और घा। तो 4 खंड हैं। ये आप जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा तो आप देख लें कि आपके प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न रहेंगे। तो एक बार आप नजर दौड़ा लीजिएगा कि पहले से लेकर 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर करना एकदम अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। अब 15 के 15 प्रश्नों का समाधान आपको करना है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए तो क्या विकल्प या ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, क्योंकि आंतरिक इंटरनल ऑप्शंस वहां दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखना है। जिस भी प्रश्न में जो भी निर्देश आया है उसी के आधार पर आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है, हल करना है। सबसे पहला खंड का है जो है अपठित बोध। अपठित बोध आपका है टोटल 14 नंबर का। बेटा बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पूरे 14 के 14 नंबर आपके हाथ में होंगे। आप देखते हैं कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न पढ़ते हैं हम, गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपको अतिरिक्त जो रीडिंग टाइम रहेगा, पढ़ने के लिए समय रहेगा, वो 15 मिनट का रहेगा। उस रीडिंग टाइम में आप बहुत अच्छे से पेपर को पढ़िएगा ताकि बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और खान पान में मोटे अनाजों मिलेट्स का विशेष स्थान रहा है। यह विशिष्ट अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कम पानी और संसाधन के बीच से ये विकसित हो जाते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। कब घोषित किया? कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे तो आप पेंसिल से उस समय टिक मत करना। क्वेश्चन पेपर पर किसी तरह का मार्क मत करना, ये बोर्ड के नियमों के सख्त खिलाफ है बेटा। बस माइंड में बिठाते रहना कि हम कहां क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों को लेकर जागरूकता फैलाना है, इनके उत्पादन और सेवन को बढ़ावा देना है। आमजन के बीच, आमजन मतलब आम जनता के बीच मोटे अनाजों का सेवन पिछली कई शताब्दियों से प्रचलित है, परंतु इसके पोषकीय और औषधीय गुणों की जानकारी हाल ही में हुए जैव रासायनिक अनुसंधानों और चिकित्सा संबंधी अध्ययनों से सामने आई। खाते हम बहुत पहले से आए हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब, लेकिन उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, ये हमें अब पता चला है, क्योंकि जो रासायनिक अनुसंधान और चिकित्सा संबंधी
अध्ययनों से सामने आई इनकी बात। कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुपोषण समझते हो ना, एकदम हो जाना। तो यदि मोटे अनाज या मिलेट्स का उपयोग हम करेंगे तो इन समस्याओं से नहीं जूझना होगा। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों के संदर्भ में मोटे अनाजों के अनेक स्वास्थ्य लाभों की दुनिया ने जाना, पहचाना और सराहा है। सराहा मतलब होता है एप्रिशिएट करना। मोटे अनाजों में गेहूं और धान की अपेक्षा प्रोटीन और संतुलित अमीनो अम्ल अधिक पाया जाता है। इस तरह से ये मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनके अलावा मोटे अनाज आहार संबंधी रेशों, गुणवत्तापूर्ण वसा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे वसा की यदि हम बात करें तो फैट, ठीक है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों के समृद्ध स्रोत हैं। मोटे अनाजों में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े इनके फायदे बावजूद वर्तमान समय में मानव आबादी इनका सेवन नहीं करती या बहुत कम लोग इसे अपने खाने की थाली में जगह देते हैं। यह एक विडंबना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा गद्यांश था वो किस पर आधारित था? प्रश्न ऐसे ही दिए होंगे। उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है, मतलब मूल्य रूप से ये किसकी बात की गई है? पहला दिया है कुपोषण की समस्या पर, दूसरा है मोटे अनाज के महत्व पर, तीसरा है संतुलित आहार के महत्व पर या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर। तो तुरंत आपको उत्तर मिल गया होगा कि मोटे अनाज के महत्व पर। तो आप कैसे करेंगे? प्रश्न का उत्तर दूसरा और उसमें पूरा वाक्य भी लिखकर आएंगे। सिर्फ अकेला दूसरा लिखकर मत आ जाना कि ऐसा दूसरा लिख दिए और हो गया। दूसरे के आगे जो वाक्य, जो शब्द लिखा है बेटा, वो भी लिखकर आना है। समझ में आया? दूसरा चलते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही। असर्शन और रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई भी कथन दिया है, ठीक है, अपने आप में वो सही है। अब उसका कारण उसके मतलब उसी का कारण है या कारण अपने आप में सही है उसका कारण नहीं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषक के मामले में श्रेष्ठ होते हैं, बिल्कुल कथन एकदम सही है। मोटे अनाजों में अनेक पोषकीय और औषधीय खूबियां होती हैं, वाओ, बिल्कुल सही है। कि श्रेष्ठ कैसे माना गया है? क्योंकि इसमें अनेक पोषकीय और औषधीय खूबियां होती हैं, मतलब दोनों सही हैं। तो अब हमें यहां से चुनना होगा। कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो खा का उत्तर कौन सा हो जाएगा? खा का हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो तीसरे में भी आपको पूरा वाक्य लिखकर आना है, ना केवल तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य है उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना, मोटे अनाज को मुख्य फसल घोषित करना, मोटे अनाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना। अच्छा, अब यहां नीचे और विकल्प दिए हैं कि कौन कौन से सही हैं। पहला है कथन 1 और 2 सही है। दूसरा है केवल कथन 3 सही है। तीसरा है कथन 1 और 4 सही है, या फिर चौथा कथन 1, 2 और 4 सही है। 4 कौन सा है? तो देखिए, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना बिल्कुल आया है इसमें। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना बिल्कुल आया है। मोटे अनाज को मुख्य फसल घोषित करना नहीं। मोटे अनाज की प्रतिष्ठा को क्षति तो बिल्कुल नहीं, मतलब ये दोनों सही है। तो कहीं आया है कथन 1 और 2 सही है। तो आप गा का उत्तर लिखकर आएंगे कि 1 और 2 सही है। क्लियर हुआ? अब है घा, इसमें आपको उत्तर लिखना है, विकल्पिक नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। आज मोटे अनाज अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि इनमें अनेक पोषकीय तत्व होते हैं, औषधीय खूबियां होती है, और आपने गद्यांश में भी पढ़ा, तो उसके आधार पर अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिखकर आइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की क्या भूमिका रही है? हमने अभी देखा था कि इसमें कितने सारे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब कुछ रहता है, इसलिए इसमें सहायता होती है। तो आपको इनमें भी पूरे 2-2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पूरे अपठित गद्यांश में 7 नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं काव्यांश की तरफ। काव्यांश पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है बेटा, क्योंकि अक्सर आप ही लोग कहते हैं कि काव्यांश को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगी कि ये तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ये तो अभ्यास कर ही रहे हैं। हमने अभय में भी बहुत अच्छे से पढ़ा, आरंभ में भी बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि बहुत सारे काव्यांशों को रीड करिए, पढ़िए, बहुत सारे काव्यांशों को पढ़िए,
ठीक है, जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना अधिक हमारी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होगी, कुशल होगी और हम परीक्षाओं में बहुत अच्छा करके आएंगे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफी उलट पुलट कर देखा, मुझे तो यह ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा? वहां वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे कराएगा? वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही भाता है। ठीक है, गांव में इसलिए ठीक है, अलसी और सरसों और तिली के फूल। ठीक है, गांव के लिए ये अलसी, सरसों और तिल जो होता है ना, लड्डू बनते हैं मकर संक्रांति पर, वो वाले फूल पसंद है क्योंकि उनसे अनाज होता है। जा नहीं सकते वहां कदापि गुलाब और लिली के फूल, क्योंकि उनके फूलों से कोई अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है और किसानों के लिए कोई लाभदायक नहीं है। बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का गांव वालों को, क्योंकि वहां रहना चाहिए सिर्फ ऐसे हाथ पांव वालों को जो बो सकते हैं और काट सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं, खाई पाट सकते हैं, पाटना मतलब भरना, और फिर भी चुपचाप समाजवाद पर भाषण सुनकर वोट दे सकते हैं गुलाब के फूल को। अब ये संपूर्ण जो कविता है वो एकदम कटाक्ष किया है ऐसे लोगों पर जो सिर्फ अपनी तूती बजाते हैं। समझ में आया? जो सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं और वो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छा माने। उदाहरण यहां पर गुलाब का फूल दिया है। प्रश्न देखते हैं कैसे हैं। प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है? क्या हमें इस कविता में हास्य नजर आया? तो नहीं। प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ गुलाब के फूल की बात की गई तो नहीं। व्यंग्य या आक्रोश या गुस्सा, तो कटाक्ष यहां पर है, आप लिखेंगे का उत्तर तीसरा और सामने उसका पूरा शब्द भी लिखकर आएंगे। ये भूलिएगा मत, बार बार मैं बता रही हूं आपको कि जो भी प्रश्न, जो भी विकल्प आपका सही है बेटा, नंबर के साथ आपको शब्द को भी लिखकर आना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। गुलाब किसका प्रतीक है? शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, शहर के वातावरण का, शहर की जिंदगी का, या शहर की सुविधाओं का? तो शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, जो गांव में जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है गांव, OMG, गांव नहीं जाएंगे हम, ऐसे कैसे गांव जाएंगे, गांव में तो डस्ट है, धूल है, ये है वैसा। ठीक है, तो ये है शहर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। तो पूरा लिखेंगे आप और पूरा वाक्य लिखकर आएंगे। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प पर चयन कीजिए। कथन है, बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का। बिल्कुल, यह बचपन से शहर में ही पला बड़ा है। विकल्प है कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। कथन सही है और कारण सही व्याख्या करता है। तो बुरा नहीं मानना चाहिए इस वृत्ति का क्योंकि बचपन से ही शहर में पला बड़ा है। बिल्कुल, तो यही होगा। तो आप यहां भी गा का उत्तर तीसरा लिखकर आएंगे और पूरा वाक्य लिखकर आएंगे। गुलाब गांव में जाकर बसने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, उसका उत्तर लिखिए। कविता के आधार पर लिखिए कि किसान को किस तरह के फूल भाते हैं और क्यों। किसान को कैसे फूल भाते हैं? हमने पढ़ा ना कि मूर्ख किसान को तो वो ही फूल भाते हैं जो अनाज उत्पन्न करें। देखो मैं यहां बता दूं, मूर्ख किसान कहीं था, मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही भाता है। मतलब ऐसे फूल अच्छे लगते हैं किसान को जो फसल दे। ठीक है, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न कितने दिए हैं? 5। उत्तर कितनों के देना? 4। मिल गए आंतरिक विकल्प? आंतरिक विकल्प समझ में आया बेटा? इंटरनली ऑप्शंस दिए हैं प्रश्नों के अंदर, 5 में से आपको 4 करना है। तो गद्यांश और पद्यांश में तो हमारे पूरे 7-7 नंबर पक्के हो गए। अब हम चलते हैं 4 नंबर को हासिल करने। तो नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा लिया। ठीक है, और सामने बिछा लिया। अब ये आपको बदलना है सरल में, लेकिन अभी ये कौन सा है? क्योंकि और लगा है तो ये अभी संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है तो हम इसको सरल में कैसे बनाए? मतलब कि और हटाकर कैसे वाक्य बनाए? नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और बिछा लिया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया। क्या कहेंगे? नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। करेक्ट, सरल वाक्य। वहां और एवं तथा किंतु बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये सब तो संयुक्त वाक्य की निशानी है। योजक शब्द या समुच्चय बोधक तो संयुक्त वाक्य में लगते हैं। दूसरा है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या करना है? ये करना है हमें
मिश्र वाक्य में। अब मिश्र वाक्य कैसे होते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। हवलदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, तो मिश्र में कैसे बदलेंगे हम? जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो जब और तब इसके वाचक शब्द हैं या इसके मतलब कीवर्ड्स हैं, कुंजी शब्द हैं। इनको याद रखिएगा कि मिश्र वाक्य में ज्यों त्यों जब तब ये सब लगते हैं, क्योंकि क्या लिखा है? जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्लियर हुआ बेटा? मिश्र वाक्य डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट। तीसरा है, मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। अब बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में सबसे पहले क्या याद आता है हमें? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए। ठीक है, तो मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। हो जाएगा बिल्कुल सिंपली। आप बस वाक्यों को समझ लो कि सरल एकदम, जिसमें कर्ता क्रिया एक हो, संयुक्त जिसमें और, एवं, तथा, किंतु, परंतु हो, मिश्र जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो हमें ये भी पूरे पूरे मिल गए। तो हो जाइए अब आप एकदम से खुश, क्योंकि आपने तो 4 नंबर भी प्राप्त कर लिए बच्चे। अब हम चलते हैं एक और, क्या देखते हैं? कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। कार्तिक आया नहीं कि, जहां की लगा रहता है वो भी होता है मिश्र। कार्तिक आया नहीं कि, अब ऐसा लगेगा क्या? जब कहीं ऐसा लगे अधूरा सा, तब वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। कौन सा भेद है? ये हमारा है मिश्र। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। भेद किसका? उपवाक्य। रेखांकित मतलब अंडरलाइन, जो वाक्य है हमें उसका भेद बताना है कि संज्ञा है क्या है। तो काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा है, बिल्कुल ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहां बात की जा रही है नाम की। ठीक है, अब चलते हैं वाच्य। वाच्य भी बड़े अच्छे लगते हैं। वाच्य भी 3 होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। ठीक है, निर्देशानुसार वाच्य पर 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। ये भी बेटा 5 में से 4 देना है और आप 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। पतोहू ने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में क्या लगाते हैं? द्वारा। ठीक है, कर्त में ने, भाव में से, इसमें लगता है से। अब देखो, पतोहू ने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, क्या लगाना है? द्वारा। तो क्या कहेंगे? पतोहू द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया। निवृत्त मतलब एकदम फ्री हो गया कर्मवाच्य में। नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया। अब यहां द्वारा ऑलरेडी लगा है, मतलब ये कर्मवाच्य है, तो हमको करना है इसको कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में जहां कर्ता प्रमुख हो, तो नवाब साहब ने खीरे पर मसाला छिड़का। सिंपल, कर्त मतलब सिंपल। ठीक है, अब आओ पेड़ की छाया में बैठे। भाववाच्य। भाववाच्य में एकदम इमोशंस को वैल्यूबल माना जाता है सबसे पहले। जैसे आओ पेड़ की छाया में बैठे, तो आओ पेड़ की छाया में बैठा जाए, बैठा जाए। ठीक है, किया जाए, घूमा जाए, ये सब आएगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता। कर्तृ, मुझसे यह काम, अभी कौन सा? ये भाव। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, भाव में है। हमें किस में बदलना है इसको? कर्तृवाच्य में। तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे आप अंग्रेजी में एक्टिव पैसे पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये है। उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया। वाच्य पहचान कर भेद लिखिए। अब जहां द्वारा है तो वहां कर्मवाची होगा, क्योंकि द्वारा कर्मवाची में ही लगता है। समझ में आए बच्चे? निर्देश अनुसार पद परिचय। भाई पद परिचय भी बहुत अच्छे होते हैं। आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देना है, और 4 आप जब उत्तर एकदम 5 में से वही उत्तर, मतलब वही ऑप्शन चुनना, तो 100% आप करके आएंगे। वैसे तो आपको 5 तैयार करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अच्छे से सोच समझकर उत्तर देना। शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। किसकी बात की जा रही है? शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग और कर्ता, बस लिख दो। यहां
व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। खीरे की पनियाती फाकें बहुत स्वादिष्ट थीं। फाकें कैसी थीं? पनियाती। विशेषता बताइए, कुछ विशेषण होगा। ठीक है। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। बढ़ना या घटना, ठीक है, समझ में आया। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। तो लगातार क्या होता है? एकदम कंटिन्यूस तरीके से। शाबाश, तुमने कितना अच्छा कार्य किया, शाबाश। अब ये निशान लगा है, विस्मय आदि बोधक तो है ही, और साथ ही साथ आप ये भी पहचाना करो कि ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, रचना के आधार पर हमने पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर आपने 9th क्लास में पढ़े थे, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि बोधक, प्रश्नवाचक। तो वो उनको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पद परिचय मतलब संपूर्ण व्याकरण का समावेश। क्लियर? अब लिखना है निर्देश अनुसार 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को रेखांकित काव्य पंक्तियों में लिखना है। अलंकार पहचानना है। प्रीति नदी में पाँव ना बौर्यो, दृष्टि ना रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। वाओ बच्चे, तुम हो अति बड़भागी, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से भी उदाहरण आएंगे। ठीक है, तो प्रीति नदी में पाँव ना बौर्यो, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था बच्चे कि प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। प्रेम की नदी, डायरेक्ट उपमान को उपमेय आरोपित कर दिया है। तो जहां उपमान और उपमेय की बहुत अधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय को आरोपित कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है, और रूपक अलंकार में योजक भी लगा रहता है। तो यहां आ जाएगा आपका रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मतलब तुम्हारा एक एक वचन कितना कठोर है, कितना कर्कश है। लक्ष्मण ने कहा था ना परशुराम जी से, क्यों अपने हाथ में व्यर्थ धनुष और बाण लेकर घूमते हैं, आपका तो बोली इतनी कड़वी है। तो सम, समान, और जहां सम, समान, के जैसा ये सब लिखा रहे तो वहां कौन सा होता है बेटा? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। अब आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। अतिशोक्ति, ये तो आपने पढ़ाई है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहां पर सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब बताइए, और एक और मैं बता दूं आपको कि जैसे यहां योजक चिन्ह वाचक शब्द के रूप में आता है, यहां सम, समान, के जैसा, ये सब आता है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो आगे नदियां, इसमें मतलब लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल, हाँ, फसल क्या है? 5 गुण रहते हैं ना उसमें, किसान, मेहनत, नदियां, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें। तो सिमटा हुआ संकोच, संकोच कौन करता है? हम, मनुष्य, मतलब प्रकृति पर उन्होंने मानवीकरण कर दिया। तो ये होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण याद रखिएगा, यहां होगा मानवीकरण। और सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। तो ज्यों, त्यों, मानो, मनहु, ये सब होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर संभावना या कल्पना की जाती है। अब भाई हमने पूरा कर लिया है अपना। ठीक है, तो हमने क्या क्या काम कर लिया है? हमने अपठित गद्यांश का व्यांश पूरे कर लिए हैं, पूरी व्याकरण पूरी हो गई। भाई तालियां बजाइए। अब हम पहुंच चुके हैं पाठ्य पुस्तक और पूरक। पाठ्य पुस्तक वो तो मेरे बच्चों का बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसकी गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी आते, रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से मिल गई, किंतु भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात? बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को बता रहे हैं जब उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। बात लेखक की जा रही है। लेखक कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना?
किंतु वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास, अटूट विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं, पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाइयों को बुलाकर कहा कि आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसका दूसरा विवाह करा दीजिए। उस समय सोच लो आप, जब विधवा पुनर्विवाह तो था ही नहीं, उस समय भी उन्होंने किसी तरह की जो रूढ़िवादी परंपरा थी ना, उनको नहीं माना और पतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाई और भाइयों से कहा कि इसका पुनर्विवाह भी करा दो। बाल गोविंद भगत जी द्वारा किए गए कौन सा कार्य सामाजिक परंपरा के विरुद्ध था? पतोहू से बेटे की चिता को आग दिलाना, पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेजना, बेटे का श्राद्ध विधि विधान से करना। तो पतोहू के से बेटे की चिता को पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेजना, बेटे का श्राद्ध विधि विधान से करना, बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाना, परंपरा के विरुद्ध देखना है हमको। तो पहला और दूसरा सही है ना, यही होगा ना बेटा? बहुत अच्छे से पढ़कर ध्यान से देखना। विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। इस कथन में बाल गोविंद भगत के अनुसार विरहणी कौन है? विरहणी परमात्मा, आत्मा, काया, मृत्यु। आत्मा, विरहणी मतलब जो बिछड़ी हुई थी वो आत्मा अब परमात्मा में मिल गई। निम्नलिखित कथन कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य अपनी पुत्र वधू से कराया, बिल्कुल सही था। बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विरोध और नारी सम्मान के पक्षधर थे, ये भी सही है। मतलब तो कथन कारण दोनों नहीं, जहां गलत लिखा है वो तो गलत है। कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप लिखेंगे गा का तीसरा और पूरा कथन आप लिख कर आएंगे, मैं बार बार कह रही हूं, याद रखिएगा। लेखक को यह संदेह है कि बाल गोविंद भगत कहीं पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि वे पतोहू को उसके भाइयों के साथ मायके भेजने के लिए कह रहे हैं, वे रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं। हाँ, वे बेटे की मृत्यु के बाद गाए जा रहे हैं, वे पतोहू को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कथन 1 और 2 सही है, बेटे की मृत्यु के बाद गाए जा रहे हैं। कथन तीसरा सही है, कथन 1 और दूसरा और तीसरा। देखो, वे पतोहू को उसके भाई के साथ, तो वे रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं, और मतलब दूसरा और तीसरा। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए इसका। पतोहू के साथ मायके भेज रहे हैं, तो इसमें इतनी आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उत्सव मना रहे हैं और वे मृत्यु के बाद भी गाए जा रहे हैं, तब लेखक ने अभी एक बार फिर से यहां देख लिया। आपको यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो बेटे के क्रियाक्रम की पतोहू की जय हुई, देखो यहां लिखा था ना कि पागल तो नहीं हो गए, पागल तो नहीं हो गए, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। उत्सव मनाने का कहा और कभी कभी सोचता कि किंतु यह जो कुछ कर, बिल्कुल आनंद की बात, इससे बढ़कर कौन आनंद की बात, और पतोहू को भेज रहे हैं, तो ये वाला अपना सही होगा। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे? वह उनकी आजीवन सेवा करे, वह विधवा का जीवन व्यतीत करे, वह कबीर के गीत गाया करे, वह पुनर्विवाह कर ले। निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर आपके। और शब्द सीमा याद रखिएगा। शब्द सीमा में आप ऐसे मत किया करो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कॉपी में, मान लो ये आपकी कॉपी, अब आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मत किया करो बेटा। सहायक क्रियाएं जो रहती है ना, है, था, कि, ये सब काउंट नहीं होती। अप्रोक्स आपकी कॉपी में 7 से 8 एक लाइन में अच्छे से शब्द आएंगे, या मैक्सिमम 10, उस हिसाब से आप लिख लो। तो निर्धारित गद्य खंडों के 25 से 30 शब्दों में नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। हवलदार साहब एक देशभक्त, देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति थे, क्योंकि जब भी वो वहां से चौराहे से गुजरे तो उन्होंने जब सुभाष चंद्र जी की या नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखा तो उन्होंने, उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नेताजी तो हमेशा चश्मे में रहते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की और उसके बाद मतलब हमें ये पता चला कि हवलदार साहब देशभक्ति, तो आपने बहुत अच्छे से पाठ पढ़ा है ना, उस आधार पर आप उत्तर लिखेंगे। लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी मां की तुलना धरती से क्यों की है? एक कहानी है अभी के पात। तो अब इसलिए की है उन्होंने क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था पाठ में कि मां मेरी आदर्श कभी नहीं बन सकती, क्योंकि धरती से भी ज्यादा सहनशील
नहीं होना चाहिए। जहां कहीं अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, वहां विरोध जरूर करना चाहिए, ये लिखना है। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के इस कथन को स्पष्ट करिए। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया। बेटा लेखकों के नाम याद कर लो। कर लिए? जैसे ही पाठ का नाम आया, लेखक का नाम के साथ उत्तर शुरू करो, सोने पर सुहागा हो जाएगा, कोई आपके नंबर नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया ये पाठ नौबत खाने में इबादत, इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई, जो मशहूर प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनके जीवन से जुड़ी बहुत ही विशेष बातों को यहां शामिल किया गया है, जिसमें उनका जीवन काल रहा 90 वर्ष का, लेकिन 90 वर्ष में से 80 वर्षों तक उन्होंने बस अभ्यास किया, रियाज किया, और 5 वक्त की नमाज में खुदा से यही मांगते थे, मतलब अपने सुरों के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने मतलब कितने वो आस्तिक थे, कितने वो समर्पित थे, ये यहां बताना है। लेखक संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता, असभ्यता के भ्रमजाल में फंसे मनुष्यों से क्या प्रश्न करता है? बात हो रही है भदंत आनंद कौशल्यायन जी की। यहां किसकी बात हुई है? यतीन्द्र मिश्र जी की। यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। यहां है भदंत आनंद कौशल्यायन, कौशल्यायन संस्कृति पाठ के लेखक। ठीक है, तो ये लेखकों को याद रखना। यहां तो यहां स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा रहता है। एक कहानी एक में तो मन्नू भंडारी ही है, मन्नू भंडारी, ये आप लेखकों के नाम जरूर याद रखिएगा। तो संस्कृति, जब किसी व्यक्ति द्वारा नया कुछ आविष्कार किया जाए तो वो व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है और उसको संस्कृति कहते हैं उसकी। और यदि उसका पालन कोई बहुत अच्छे से कर रहा है, जैसे न्यूटन का उदाहरण उन्होंने दिया, आप भी उत्तर में न्यूटन का उदाहरण दीजिए कि जब न्यूटन ने पेड़ से सेब तो बहुत पहले से गिरता आ रहा है, नीचे ही गिरता आ रहा है, तब किसी ने क्यों खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन न्यूटन ने ये जाना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी पर आया, ऊपर से नीचे गिरा। तो न्यूटन संस्कृत व्यक्ति है। उसके बाद भी बहुत सारी खोजें और हुई, और भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए उससे रिलेटेड, लेकिन वो व्यक्ति सब ही कहलाएंगे, ना कि संस्कृत। ठीक है, अब चलते हैं पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो ये तो क्लियर है कि कविता है संगतकार और कवि हैं मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल जी। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति का उसका शब्द किसके लिए है? उसका शब्द किसके लिए? कितना बढ़िया प्रश्न है। संगतकार के लिए, संगीतकार के लिए, तबला वादक के लिए, या मुख्य गायक के लिए? जल्दी बताओ। संगतकार के लिए। वेरी गुड, संगतकार। ठीक है, तार सप्तक में जब, ओहो गलती नहीं करना, ये बात की गई है मुख्य गायक के लिए, क्योंकि जब मुख्य गायक में तार सप्तक मतलब एकदम हाई पिच, सा नि ध पा मम ग मम पा ध नि, सा नि ध पा मम ग म ग म रे, तो जो उच्च स्वर जो तार सप्तक रहता है उसमें मुख्य गायक का जब गला बैठने लगता है तो संगतकार उसका साथ देता है। तो उसका शब्द किसके लिए बेटा? मुख्य गायक के लिए। ठीक है, भूल मत करना। दूसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति से मुख्य गायक के उत्साह के क्षीण होने का पता चलता है? उत्साह के क्षीण, क्षीण मतलब होता है कम। ठीक है, एकदम उत्साह कम हो गया, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ती, उत्साह अस्त होता, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो है कहीं से चला आता है, संगतकार का तो आवाज से राख जैसा, तो पहला और दूसरा सही है। फिर निम्नलिखित कथन कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। संगतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है और वह अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठने देने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही।
दूसरों को सफल बनाने के लिए त्याग करना मनुष्यता होती है, संगतकार का त्याग उसकी मनुष्यता का परिचय है। ये भी एकदम सही। मतलब क्या है कि कथन और कारण दोनों सही। आप दोनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, दोनों सही ही अक्सर सही उत्तर होता है। ठीक है, तो कथन सही है और कारण भी उसकी सही व्याख्या करता है। संगतकार किस प्रकार मुख्य गायक को एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। संगतकार कैसे उसको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हो। मुख्य गायक के समान भारी स्वर में गाकर, मुख्य गायक को प्रेरित करके, मुख्य गायक से ऊंचे स्वर में गाकर, मुख्य गायक के टूटे स्वर में अपना स्वर मिलाकर कि आप अकेले नहीं हैं फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ठीक है, संगतकार के स्वर में हिचक सुनाई देने का क्या कारण है? मतलब थोड़ा सा हेजिटेट क्यों होता है संगतकार? क्योंकि आत्मविश्वास का अभाव है। संगतकार मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, अभी प्रवीणता मान बनाए रखना चाहता है, उसकी कमजोरी नहीं है, उसका ये मनुष्यता का परिचायक है। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 के उत्तर देना है। ये 6 नंबर का है। तो गोपियों को उद्धव से क्यों कहना पड़ा हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत आवन के समाचार सब पाए, एक होते होते चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है तुम्हारे राजा ने राजनीति पढ़ ली है। सूरदास के पद के आधार पर लिखिए। तो आप बताएंगे, पूरा बताइएगा कि सूरदास जी द्वारा रचित पद, सूरदास के पद में जब उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेशा लेकर, योग संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि आप श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर योग में लीन हो जाइए, यह सुनकर गोपियां मतलब बहुत दुखी होती हैं, पीड़ा से भर जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उद्धव के इस संदेश ने आग में घी डालने का काम किया, उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। ठीक है, फिर कहा कि राजा, लगता है तुम्हारा राजा बड़ा चतुर हो गया है। ये आप पूरा लिखिएगा बेटा, जब भी कोई प्रश्न आए इतने अच्छे से शुरू कीजिएगा कि चेकर्स जो रहते हैं वो आपकी तीक्ष्ण बुद्धि पर सलाम करें। समझ में आया? आपको सैल्यूट करें कि यार बच्चे को सिर्फ उत्तर ही नहीं, उसके आगे पीछे खानदान सब कुछ पता है। ठीक है, समझ में आया? सो बिल गाय बिहाई समाजा, नात मारी जय है सब राजा। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये पंक्ति ली गई है। इसमें परशुराम जी के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या बोले? यहाँ कुमड़बतिया को नाही जे तर्जनी देखी डरी जाई। सो बिल गाय बिहाई नात मारी जय है सब राजा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? क्या हुआ? ये पुराने से धनुष पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस पुराने धनुष के टूट जाने पर अब ऐसा क्या हुआ जो इतना क्रोधित हो रहे हैं? ठीक है, ऐसे आप उत्तर लिखना। उत्साह अट नहीं रही है। कविता के आधार पर बताइए कि निराला जी के प्रकृति चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में करना है। उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह क्या, कितना बढ़िया बताया उन्होंने। वज्र के जैसा पूरा बादल, फिर एकदम विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निदाक के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ऐसे उन्होंने बताया है। अट नहीं रही में फागुन के महीने का वर्णन किया है। तो पहला जो है उसमें बादलों का आह्वान, आह्वान मतलब प्रार्थना बरसने के लिए। दूसरा है वसंत ऋतु, फागुन, फागुन महीने का वर्णन। ठीक है, फागुन की सुंदरता का वर्णन। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि जय शंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसकी ईमानदारी साहस का प्रमाण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? अपने जीवन की मैं कैसे कथाएं आप कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं मतलब सुनता रहूं और मैं मौन रहूं? मतलब मैंने अभी अपने जीवन में इतनी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे मुझे आत्मकथा लिखनी पड़े। ये उनकी महानता है। जय शंकर प्रसाद जी, कौन नहीं जानता, छायावाद के आधार स्तंभ। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, पंक्ति जरूर याद रखिएगा। पूरक पाठ्यपुस्तक निर्धारित पाठों पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है बेटा। 4-4 नंबर की बात है, बहुत अच्छे से लिखना, शब्द सीमा भी बढ़ाकर लिखना। लिखा है 50 से 60। माता का अंचल शिव पूजन सहाय, ग्राम्य संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है आधुनिक युग में पर्याप्त अंशों में परिवर्तित हो चुका है। किस तरह मतलब आज और पहले के जीवन में, बच्चों के रहन सहन में, वहां के वातावरण में
आज 29-30 की ग्राम्य संस्कृति और आज की वर्तमान की ग्रामीण संस्कृति में क्या परिवर्तन आया है वो हमें लिखना है। कि पहले बच्चे खेलते थे मिट्टी के खिलौनों से, हम भी खेले हैं मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बना के, बहुत प्यारा सा घर बनाते थे, उसमें दिए भी जलाते थे, पता है दिवाली होती तो दिए जलाते थे। फिर ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रॉली बना रहे हैं, क्योंकि किसान परिवार से थे तो जो देखते थे उसी से खेलते थे। वैसा ही यहां पर भोलानाथ और उनकी मित्र मंडली भी खेलती थी। ठीक है, परिवार में आस पड़ोस के घर सब ऐसा लगता था कि ये हमारा ही घर है। कोई भी कहीं बच्चा खेलता रहता था, किसी तरह का डर नहीं था, किसी तरह का कोई लोभ लालच ईर्ष्या या जलन की भावना नहीं थी, प्रेम पूर्वक रहा करते थे। अच्छे से लिखना। यंत्रों की दुनिया से मनुष्य को यांत्रिक और भावशून्य बनाने का कार्य, जबकि यांत्रिक मनुष्य को भावशून्य बनाती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए मधु कंकरिया। ठीक है, इसके कौन है? शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय जी। और इसकी है मधु कंकरिया, याद रखिएगा कंकरिया। ओके, तो किस तरह से अब आत्मा या यूं कहें कि इमोशंस कम हो रहे हैं। पूरा पाठ बड़ा अच्छा है। वहां पर उन्होंने सिक्किम की यात्रा की, फिर वो तिस्ता नदी के किनारे जब बैठी, क्या क्या कहा था उनको, कैसा लगा? बोली ऐसा लगा जैसे मैं शून्य हूं, मतलब ना कोई पुराने विचार मुझे घबराहट या मेरी चिंताएं मेरे अंदर हैं, ना ही भविष्य की कोई चिंता, मतलब अपने आप को एक बिल्कुल राजकुमारी सी महसूस कर रही हूं, सुखद शांत। ये रहता है एक प्रकृति के, जब हम निकट जाते हैं प्रकृति के सानिध्य कृपा या प्रकृति के पास हम रहते हैं, हमें जो सुकून मिलता है वो उन्होंने बताया। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है अज्ञे जी के। तो हिरोशिमा से रिलेटेड उन्होंने ये लिखा है। जब हुआ था 6 अगस्त 1945 की बात, तो आप बताइएगा कि जब लिखना, मतलब कोई भी लेखक या रचनाकार लिखने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो बाहरी दबाव हो सकता है, एक सामाजिक दबाव हो सकता है, एक भीतरी दबाव हो सकता है, या व्यवस्था हो सकती है। किसी को सिर्फ लेखन से ही आय है तो वो उसकी मतलब दबाव है, बाहरी दबाव है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। चलते हैं रचनात्मक लेखन की तरफ, जो 20 नंबर का है। किसी एक पर अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में बहुत से बच्चों का यही है कि क्या मैडम पैराग्राफ चेंज करना है? मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं करना, अनुच्छेद एक पैराग्राफ। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। किसी एक का अभी भी बच्चे प्री बोर्ड में तक गलती करके आए हैं कि तीनों के थोड़े थोड़े लिख दिए मैडम, हमने तो तीनों करके आए। किसने कहा था तीनों करके आए? भाई निर्देश अच्छे से पढ़ो, सिर्फ एक करना है। जब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, तीनों करने में समय व्यर्थ करेंगे तो कैसे अच्छे से नंबर प्राप्त कर पाएंगे? ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल, तो ये संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। मतलब हिंट्स हैं, ये संकेत बिंदु समझ रहे हैं, हिंट, जो आप इनके आधार पर अपने को जो अनुच्छेद है उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली का मतलब क्या है? स्वस्थ शरीर की बात नहीं की है, स्वस्थ जीवन शैली की बात की है। मतलब स्वस्थ आदतें जिनका पालन किया जाए, और अब आपसी व्यवहार, आपस में किस तरह से मिलजुल कर रहा जाए, वो है स्वस्थ जीवन। हाल ही में देखी फिल्म नाटक की समीक्षा करना है आपको। कहानी, पात्र, अभिनय कैसा लगा, वास्तविक जीवन से निकट थी, क्या प्रेरणा मिली, वो सब। अब आप हैं आनंदी, यह 5 नंबर का पत्र आपको लिखना है बच्चे। उसमें दैनिक समाचार के पत्र को संपादक को पत्र लिखना है लगभग 100 में, या फिर आप आनंदी आनंद छोटे रोगों के लिए आपकी दादी माँ द्वारा बताया गया घरेलू नुस्खों को एक पुस्तक बनाई गई, जिसका नाम आपने दादी माँ के घरेलू नुस्खे दिया। पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर अपनी दादी माँ को आमंत्रित करते हुए लगभग 100 शब्दों में। तो ये जो हमारा पत्र है वो है औपचारिक। ठीक है, एक पत्र आया है हमारा औपचारिक और ये आया है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अनौपचारिक में अपनी बोलचाल की भाषा को शामिल कर दें। ठीक है, हमेशा पत्र की शुरुआत आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है। गलती मत कर देना, फिर मत कहना कि नंबर कट गए। यहां से आप शुरू करेंगे, दिनांक लिखा, सब कुछ, विषय लिखा, औपचारिक पत्र, विषय लिखा। ठीक है, अब इतने अच्छे से आप इस पूरी विषय वस्तु को लिखेंगे और इस आधार पर
3 पैराग्राफ आपके होते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप कौन हैं, दूसरे में आप बताएंगे, अच्छे से मैं फिर से बता देती हूं कि जैसे विषय लिखा आपने, ठीक है, अब आप 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। पहले आपने बताया कि आप कौन है और क्या करना चाहते हैं, दूसरे इतने में आ गया वो 2 लाइन में। दूसरे पैराग्राफ में आप पूरी समस्या का विवरण देंगे। पहले में परिचय देंगे, अपना परिचय, खुद का परिचय, स्वयं का परिचय, समझ में आया बच्चे, स्वयं का परिचय। दूसरे में आप विवरण देंगे, विषय वस्तु, विषय का विवरण कि आप क्या चाहते हैं। तीसरे में आपको समापन करना है, समापन, धन्यवाद कहते हुए समापन कर देना है। यदि प्राचार्य को आता है तब तो आप आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब स्कूल में लिखने के लिए कोई पत्र आएगा। आप संपादकीय पत्र आते हैं, लेटर टू एडिटर, ठीक है, तो वहां आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद के बाद भवदीय, वहां आपके नाम दिया ही है तो आप लिख दीजिए, यदि नाम नहीं दिया है तो आप का लिखना है। 14वां, ओ वाओ, 13 प्रश्न हम कर चुके हैं, कुल 15 थे, 14 पर हम पहुंच गए, वेरी गुड। आप प्रेरणा या प्रेरक हैं, हिंदी विषय में एक MA की, साथ ही आपके पास B.Ed की डिग्री भी है। आपके शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के स्नातक शिक्षकों के कुछ पद रिक्त हैं, उस पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए लगभग 80 शब्दों में एक स्ववृत्त तैयार करना है। तो अब ये अथवा में आएगा, स्ववृत्त, स्ववृत्त मतलब कहते हैं इसको बायोडाटा, ठीक। अब अथवा उसी का क्या है, आपने हिंदी विषय में MA किया, साथ ही B.Ed की डिग्री शहर के प्रसिद्ध विद्यालय शिक्षकों, तो इसके लगभग स्ववृत्त, अच्छा स्ववृत्ति है, ओके, वहां दिया है, मतलब स्ववृत्त और लगभग ईमेल, तो स्ववृत्त और ईमेल दोनों विकल्प में है। अब आपको स्ववृत्त लिखना है कि ईमेल लिखना है, ये डिपेंड करेगा आप पर। स्ववृत्त लेखन के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। कॉलम्स बना के सबसे पहला हम जो भी कॉलम बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं सीरियल नंबर, जिसको हम कहते हैं क्रमांक, ठीक है, 1 2 3 4। फिर हम लिखेंगे कक्षा, 10वीं 12वीं, BA, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन से वर्ष में किया, कौन से विषय में आपकी है, कौन सी श्रेणी आपकी आई, कितना प्रतिशत आपका आया, और बताऊं क्या अच्छे से बड़े में, क्रमांक, यहां कक्षा, ठीक, फिर यहां विद्यालय या कॉलेज, कॉलेज भी आ सकता है, फिर यहां आ जाएगा आपका विषय, फिर यहां श्रेणी और यहां प्रतिशत। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको बनाना है स्ववृत्त लेखन में, आपका स्ववृत्त हो जाएगा। और सिर्फ ये टेबल या तालिका बनाकर ही खत्म नहीं करना है, फिर आप लिखेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूं या मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है। यदि किसी कारणवश ये असत्य पाई गई तो मैं इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल तो आप करते ही होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रेषक, भेजने वाला, ठीक है। फिर किसको करना है तो CC या टू किसको भेजना है, फिर CC और BC, CC कार्बन कॉपी होती है, BCC को जिसको कहते हैं एकदम गोपनीयता उसमें होती है, और फिर उसके बाद बिल्कुल पत्र की तरह लिखते हैं, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। हो गया। अब चले हम अंतिम प्रश्न की ओर। तो सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षण विज्ञापन, भाई विज्ञापन मेरे बच्चे बहुत अच्छे से बना कर आएंगे, पूरा 4 में से 4 नंबर लेंगे। हिंदी शिक्षिका का नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, इस अवसर पर बधाई देते हुए एक बधाई संदेश लिखना है। संदेश जब यदि आप लिख रहे हैं तो संदेश को आपको, ये आपकी कॉपी है, ऊपर लिखेंगे आप संदेश, फिर आप एक बनाएंगे बॉक्स, और उसके बाद संदेश क्या देना है फिर आप यहां पर पूरा लिखेंगे। बॉक्स बनाकर ही संदेश लिखना है, इतना मत भूलिएगा, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा कोर्स A क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए सैंपल पेपर, जो प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र जो कि CBSE द्वारा आपको रिलीज किया गया था। आशा करती हूं आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है और इसी तरह के निर्देशों का पालन करते हुए आप बोर्ड परीक्षाओं में मचाएंगे धूम। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर्स पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।